हेलो दोस्तों, आज हम अपने टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटिव उनके फैक्ट के बारे में भी देखेंगे। अगर चैनल थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो आपका क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ये दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में देखते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का कोई रिवाज नहीं था। पहले सूर्य के उत्तरायण में जाने के मौके पर एक दूसरा बड़ा त्यौहार मनाया जाता था। उस दिन सूर्य की उपासना की जाती थी और 25 दिसंबर से ही बढ़ने लगता था। इसलिए ईसाइयों के बीच मान्यता था कि इस दिन सूर्य का पुनर्जन्म होता है। उन्हें जीसस क्राइस्ट के जन्म के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने इसी खास मौके को यीशु के जन्मदिन यानी क्रिसमस के रूप में मनाने की प्रथा शुरू कर दी। इसे पहले ईसाई लोग ईस्टर त्यौहार के नाम से मनाने थे। इस बात को खास करके ध्यान रखिएगा कि ईसाइयों का पहला त्यौहार कौन सा था? ईस्टर था। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए किस देश ने नेशनल ऑक्सीजन स्टॉवर्डशिप प्रोग्राम शुरू किया है? जी हाँ, अपना ही देश है भारत। भारत ने यह प्रोग्राम शुरू किया है। इसके बारे में जानते हैं कि भारत सरकार ने अपव्यय को रोकने के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन के तर्कसंगत उपयोग में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के तहत देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड की पहचान की जाएगी, उसे प्रशिक्षित किया जाएगा और ऑक्सीकेयर केयर ऑक्सीजन स्टॉक पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए एक डैशबोर्ड भी स्थापित किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम चालू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसके बारे में देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो उद्यमियों को 22 मातृभाषाओं में इनोवेटेड इनको सिस्टम तक पहुंचाने में सक्षम है। अटल इनोवेशन मिशन 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक में से एक वर्नाक्यूलर टास्क फोर्स में से प्रशिक्षित करेगा। प्रत्येक टास्क फोर्स में से स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन केंद्रों का नेतृत्व शामिल है। नीति आयोग की बात हुई है तो ये पहला योजना आयोग थी। इसके बारे में देख लेते हैं। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को और पूर्ववर्ती ये योजना आयोग थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कार्यपालक है नरेंद्र मोदी जी और अध्यक्ष हैं और इसके पदेन अध्यक्ष भी हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आभूषणों में प्रयुक्त होने वाला जैड खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये अब हाल ही में चर्चा में आया है। किस लिए चर्चा में आया? इसका आंसर देखिएगा, म्यांमार है। तो याद रखिएगा, कुछ घटना की वजह से चर्चा में आ गई है, कुछ लोग मर गए हैं और कुछ लापता हो गए हैं। जान लेते हैं। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, जेड का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत है। यह एक हीरे हरे रंग का खनिज है जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। हाल ही में म्यांमार में एक जेड खदान के भूस्खलन की चपेट में आने के बाद 100 से अधिक लोगों को लापता होने की आशंका है। एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि हुई है। माना जाता है कि भूस्खलन ट्रकों में खुले गड्ढों की खदानों की वजह से ऐसा हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण एशिया का एक देश है और इसकी राजधानी है नाइपीडो और इसकी मुद्रा है म्यांमार कयात। देख सकते हैं इसकी 1 ग्राम की कीमत लगभग 21 करोड़ 42 लाख होती है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा में महिला कमांडो को तैनात करने की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में महिला कमांडो को वीआईपी यानी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा तैनात करने की घोषणा की है। वीआईपी की सुरक्षा के लिए पहली बार सीआरपीएफ की महिला कमांडो तैनात होंगी। 32 महिला कमांडो को वीआईपी सुरक्षा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीआरपीएफ की बात हुई है तो इसके बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बन गया है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में किस बीमारी को रोकने के लिए एप्रेट्यूड इंजेक्शन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एचआईवी के लिए मंजूरी दी है। इसके बारे में जानते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में एचआईवी वायरस को रोकने के लिए एप्टीट्यूड इंजेक्शन को मंजूरी दी है। एप्रेट्यूड एक इंजेक्शन वाली दवा है। इसका सामान्य नाम कैबोटेग्रिविर है और एक्सीडेंट रिलीज इंजेक्टेबल सस्पेंस है।
यह इंजेक्शन अमेरिका में HIV महामारी से निपटने के लिए अहम होगा। HIV की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में डिजिटल लेन देन में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह हासिल किया है सभी बैंकों में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डिजिटल लेन देन में पहला स्थान हासिल किया है। इलेक्ट्रॉनिकल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव के दौरान बैंक को सम्मिलित किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को और इसका मुख्यालय है बड़ोदरा। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। मास्टर कार्ड और किस कंपनी ने हाल ही में टोकन विधि की घोषणा की है? मास्टर कार्ड ने किस कंपनी के साथ घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल के साथ ये घोषणा की है। गूगल मास्टर कार्ड ने हाल ही में एक टोकन विधि की घोषणा की है जो गूगल पे उपयोगकर्ताओं को अपने मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करके सुरक्षित रूप लेन देन में सक्षम बनाता है। मास्टर कार्ड ने कहा है कि यह पहल गूगल के साथ मास्टर कार्ड के लंबे समय से चल रहे सहयोग के विस्तार है। गूगल के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। इसके CEO हैं सुंदर पिचाई, 2015 से हैं। इसका मुख्यालय है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका में और इसके संस्थापक हैं लैरी पेज, सर्गी ब्रिन। आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश में 66 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन में 66 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज हुई है। इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में दक्षिण चीन के गांव में एक 66 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई। यह भ्रूण एक टूथलेस थेरोपोड डायनासोर या एक ओबिरास्टोरोसोर कहा जाता है। इसका नाम बेबी यंगलियांग रखा गया है। यह आपके ओबिराटोरोसोर एक पंख वाला डायनासोर था। चीन के बारे में देख लेते हैं। पूर्वी एशिया में स्थित यह एक देश है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और क्षेत्रफल के साथ यह रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल का देश है। चीन की राजधानी है बीजिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की मुद्रा है रमिनवी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस सरकार ने 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो भारत सरकार ने 100% साक्षरता हासिल करने के लिए अभियान चलाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नव भारत साक्षरता अभियान चलाया गया है। इसके बारे में जानते हैं कि सरकार 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अप्रैल 2022 से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करेगी, जिसके लिए कैबिनेट नोट को एक अंतिम रूप दिया गया है। इस अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देश में 15 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य बात याद रखिएगा, 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के। वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग ने पिछले महीने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के तहत नव भारत साक्षरता अभियान, जिसको शॉर्ट में कहा गया है NILP, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 तक लागू किया जाएगा और 100% साक्षरता हासिल की जाएगी।